नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर अपना दर्द साझा किया। रोहिणी की आंखों के आंसू सबको रुला गए। सोशल मीडिया पर किए गए रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कोई बेटी दर्द में गुहार लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि पहले परिवार है तब दूसरे लोग। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। रोहिणी आचार्य आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को किडनी दान देने वाली बहादुर बेटी। पिता के लिए रोहिणी ने जितना बड़ा जोखिम उठाया उसकी हर तरफ प्रशंसा हुई। हर किसी ने इस बेटी के जज्बे को सलाम किया। लेकिन वही रोहिणी आचार्य 15 नवंबर 2025 को अपने पिता के घर से रोते हुए विदा हुई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। रोहिणी ने अपने ही भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। 25 दिन बाद 11 दिसंबर को एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। साथ में बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। सवाल ये कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। रोहिणी ने बिना नाम लिए जिस ढंग से सवाल उठाया, उसके बाद परिवार से निकाले गए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने मांग किया है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारी बड़ी बहन है। बिहार की बेटी रोहिणी के दर्द के साथ बड़े बड़े नेताओं ने भी अपना दर्द साझा किया है। कभी लालू प्रसाद के करीबी रहे बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, कोई बेटी दर्द में गुहार लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी किसी की हो, उसके आंख से आंसू आ रहे हैं, तो एक गंभीर मामला है। और सबसे पहले जिनके वजह से आंसू गिर रहे हैं, उनको इसको देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी की ने 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं। समय बदल गया, अब जितना अधिकार बेटा का है उससे 1 पैसा कम अधिकार बेटी का नहीं है। सर वो भी जा करके रह सकती है अपने पिताजी के घर में, उतना ही अधिकार है। ये फर्क कहाँ रह गया अब? न कोर्ट में है न समाज में। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू फैमिली को, खासकर तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि वे दूसरे ग्रिप से बाहर निकलकर परिवार के बारे में सोचें। उनको सोचना चाहिए, पहले परिवार है तब दूसरे लोग। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी दूसरे के इशारे पर या दूसरों के ग्रिप में चले गए हैं परिवार से निकल के। तेजस्वी जी को भी सोचना चाहिए कि पहले परिवार है तब दूसरे लोग हैं। तो एक बार उन लोगों को आपस में ही बैठ के इस मुद्दा का हल। जिस ढंग से रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा, गंभीर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए कुछ लोगों ने बेटियों के मायके में आने जाने पर छींटाकशी भी की, उसके बाद फिर से वही सवाल कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर सियासत गर्म है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जिस तरह का अन्न है वैसे ही महाभारत हो रहा है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रोहिणी आचार्य के साथ गलत हुआ है। मंत्री संजय सिंह ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से गार्जियन के रूप में मदद मांगा है। जैसा अन्न वैसा मन। उन लोगों के घर का जो अन्न था वो बहुत गड़बड़ था, तो घर में विवाद तो होना तय है। घर में महाभारत। बेटियों को तो पूरा अधिकार कानून में है, सरकार ने पहले ही से दिया हुआ है। बेटियों को जितना बेटों को अधिकार है उतना बेटियों को अधिकार है। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ कर रही है कि कानून बनाना चाहिए नीतीश कुमार को, इससे बेटियां सुरक्षित रह सकती। नहीं, अनफॉर्चुनेट है कि उनको ट्वीट करना पड़ रहा है। ऐसा गलत, मतलब दुखद है कि किसको ट्वीट करना पड़ेगा। बेटा और बेटी कोई अलग अलग थोड़ी होता है।
सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने घर की बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया है कि आने वाले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य जी कितनी दुखी होकर यहाँ से गई थी, और यही पटना का एयरपोर्ट था जब रोहिणी आचार्य जी दुखी होकर गई थी। तो पहले घर की बहू बेटियों को हम लोग मान सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आगे स्वतः सम्मान हम लोग सब जगह पाएंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि वो सब दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गार्जियन के रूप में देखा है, और इसको पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, और उन्होंने गार्जियन के तौर पर उनसे हो सकता है मदद मांगा हो। बिहार में जमीन के विवाद के निपटारे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ी शुरुआत की है। पहले दिन हुए संवाद में 4 साल से दाखिल खारिज नहीं होने का मामला उठा, और जब विजय सिन्हा ने अंचल अधिकारी और कर्मचारी को बुलाया तो थरथराने लगे। मंत्री ने कहा कि मामले का समाधान करो, नहीं तो अगली बार थरथराने का मौका नहीं देंगे। मतलब यह है कि अब लोग सीधे मंत्री से जुड़ सकेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन विवाद। बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में ही होती हैं। बिहार में जमीन के विवाद के निपटारे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ी शुरुआत की है। समस्या के समाधान के लिए संवाद शुरू किया। इसी दौरान एक मामला फुलवारी शरीफ के जानीपुर का आया। पता चला 4 साल से दाखिल खारिज नहीं हुआ। मंत्री ने अंचल अधिकारी और कर्मचारी को बुलाया और पूछा, आवेदनकर्ता को पहचानते हैं या नहीं। आप इनको जानते हैं? आपसे भेंट है? जी सर। विभाग का सरकार की प्रतिष्ठा प्राणी है। मंत्री विजय सिन्हा के सामने खड़े होते ही कर्मचारी थरथराने लगे। नहीं, आप इनको ले जाइए किसे लोग काको नहीं, करो नहीं। हम बैठे हैं समाधान के लिए। थरथरा रहे आप लगे जाओ। और सुनो, मैं कर्मचारी और सीओ सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं 15 दिन का सबको समय दे रहा हूं। अगली बार बैठेंगे तो थरथराने का जगह नहीं जाने देंगे। मंत्री विजय सिन्हा ने सिर्फ फुलवारी शरीफ के सीओ को ही नहीं बल्कि सभी अंचल अधिकारी को 15 दिनों का मौका दिया है और कहा है कि सभी लंबित मामलों का निपटारा करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और 3 बार मानसिकता बदलना है। विभाग का सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ानी है। जमीन विवाद को लेकर सरकार बेहद सख्त है। देखना होगा अधिकारियों पर इसका कितना असर होता है। जमीन से जुड़े मामलों का जल्दी से निपटारा होता है या अभी भी अधिकारी कर्मचारी दक्षिणा के लिए फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे बालू की कालाबाजारी का खुलासा करने के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन के ऑपरेशन बालू माफिया से हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 ने कल ही आपको दिखाया था पटना में पीले सोने का कैसे अवैध कारोबार चल रहा है। बालू माफियाओं का नेक्सस किस तरह फल फूल रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे कैसे बालू की कालाबाजारी हो रही है। न्यूज़ 18 ने आपको बालू की लूट की ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाई। अब न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देख लीजिए पटना की ये तस्वीरें। अवैध बालू खनन और पीले सोने की लूट पर कैसे करारा प्रहार किया गया है। प्रशासन ने ऑपरेशन बालू माफिया का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मनेर, बिहटा, रानी तालाब और पालीगंज में पुलिस और खनन विभाग की विशेष संयुक्त टीम एक साथ एक्शन में आ गई है। और दीघा में एक साथ 28 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। यह कहा गया है कि अवैध बालू था और वो ओवरलोड था, इसलिए उसे जब्त किया गया है। जबकि हम आपको तस्वीरों में दिखा दे कि ये ट्रैक्टर जो लगा हुआ है सभी में 100 फीट से भी कम बालू है। और ऐसे में बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया है। पटना के बेऊर थाना इलाके में भी अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई।
एसडीओ, एसडीपीओ, खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बेउर मोड़ के पास बालू मंडी में छापेमारी की और अवैध रूप से बालू बेच रहे 9 ट्रैक्टरों को ट्रॉली के साथ जब्त कर लिया। तो दानापुर में बालू लदी नाव को जब्त किया गया है। लोदीपुर और ब्यापुर गंगा नदी घाट पर अवैध तरीके से बालू खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। टीम ने अवैध बालू से लदे 2 नाव को जब्त कर लिया और 7 बालू माफिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जो नदी नाव के माध्यम से लोगों के द्वारा अवैध बालू का खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उस पे की गई छापेमारी। उसमें हमारे द्वारा 3 नाव पकड़े गए थे, जिसमें से 2 नाव को जब्त किया गया है। बिहार में सख्ती और चेतावनी के बावजूद भी माफिया पर नकेल कसना बड़ी चुनौती है। कड़ाई के बावजूद बालू माफिया की अवैध ढुलाई जारी है। खान एवं भूतत्व विभाग का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अल्टीमेटम के बावजूद बालू माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरे जिलों की बात तो दूर, राजधानी पटना में बालू माफिया खुलेआम अवैध बालू की ढुलाई से लेकर उसकी बिक्री भी कर रहे हैं। पीले सोने का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। प्रशासन के ऑपरेशन बालू माफिया से हर तरफ हड़कंप मचा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच गयाजी से बड़ी खबर, जहां टिकारी के राजस्व कर्मचारी रंजन पासवान निलंबित किए गए हैं। दाखिल खारिज में अनियमितता का आरोप था। लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। डीएम शशांक शुभंकर ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर गयाजी से, जहां टिकारी के राजस्व कर्मचारी रंजन पासवान का निलंबन हुआ है। दाखिल खारिज में अनियमितता का आरोप लगा था इनके ऊपर और लोगों को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसके बाद डीएम शशांक शुभंकर ने पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद ये निलंबन की कार्रवाई। बिहार में काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईओयू की टीम ने बैंक के भ्रष्ट अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की टीम ने बैंक अधिकारी भावेश कुमार सिंह के बेटा और दानापुर आवास में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में भावेश कुमार की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार का प्रहार जारी है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कस गया है। ये आलीशान फ्लैट है पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार का, जहां ईओयू की टीम पहुंची। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की टीम ने बैंक अधिकारी भावेश कुमार सिंह के बेहटा और दानापुर आवास में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में भावेश कुमार की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। ईओयू की टीम को कई अहम दस्तावेज और कैश बरामद हुए। सूत्रों की माने तो रेड के दौरान बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शन पेपर्स, जमीन जायदाद के कागजात और संदिग्ध फाइलें बरामद की गई। इसके अलावा ईओयू ने भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया। के राम जयपाल नगर में, और यहाँ राम जयपाल नगर में जो है ये पुष्पक रेसिडेंसी है, जो जिसमें जो है 203 फ्लैट नंबर में भावेश कुमार सिंह रहते हैं, जो पाटलिपुत्रा से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो है अकाउंट ऑफिसर हैं। उन्हीं के यहाँ जो है ईओयू की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बात करें तो जो है बिहटा स्थित बेला में जो है राइस मिल है, वहाँ छापेमारी चल रही है और वहाँ भी चावल के बोरे में से भी जो है कई दस्तावेज जो है और कैश भी मिले हैं। भावेश कुमार के बेटा के बेला में राइस मिल पर भी रेड डाला गया। राइस मिल में भी आर्थिक लेन देन और संपत्ति संबंधित रिकॉर्ड खंगाले गए। यहाँ भी छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और कैश बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान मिले सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ही ईओयू को कई ऐसे सुराग मिले जिनसे अवैध संपत्ति के आरोप और मजबूत होते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के ठिकानों पर 8 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी खत्म हो गई। पूरे बिहार में भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान कैश, कागजात और जेवरात बरामद हुए हैं। भावेश कुमार को ईओयू अपने साथ ले गई है। भावेश कुमार का पटना में फ्लैट है, अपना मकान है, राइस मिल है, पेट्रोल पंप भी है। भावेश अपनी एक
कंपनी भी चलाते थे, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश, बैंक अकाउंट और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। भावेश कुमार पर 40 लोगों को नौकरी के लिए पैसे लेने का भी आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। पूरे बिहार में 6 ठिकानों पे, इनके 6 ठिकानों पे छापेमारी हुई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, और दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है, कैश भी बरामद हुआ है, इसकी गणना की जा रही है। आकलन क्या है सर, कितना है, क्या है कुछ? अभी तो हम लोग कर रहे हैं, आकलन गणना करेंगे, सबको बनाएंगे, अनुसंधान का विषय है। बहुत सारी LIC है, ये सब काफी सामान बरामद हुआ है, फाइनेंशियल में काफी इनका इन्वेस्टमेंट है, सबका हम लोग अनुसंधान करेंगे। पेट्रोल पंप और राइस मिल की भी? हाँ, इनका गोपालगंज में पेट्रोल पंप है और बीहटा में राइस मिल की होने का सूचना प्राप्त। वहाँ से भी कुछ बरामद हुआ है? हाँ, कुछ कागजात बरामद हुए वहाँ से। इनके पैसा भी छापेमारी हुई है, वहाँ से भी आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे अनुसंधान होगा, उसका फिर कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने जनगणना कराने को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 2 चरण में होने वाली जनगणना डिजिटल तो होगी ही, इसमें जातियों की गिनती भी होगी। करीब 15 साल बाद होने जा रही जनगणना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। ये जनगणना भारत की अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद होगी। जनगणना 2027 में करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे। इनमें इन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और कई तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। देश में पहली बार डिजिटल सर्वे होने जा रहा है। घर घर जाकर डिजिटल सर्वे करने वाले अपने टैबलेट या मोबाइल ऐप में हर घर जाकर सभी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हर घर का लोकेशन, सुविधाएं, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, भाषा, धर्म, रोजगार, दिव्यांगता, प्रवासन और दूसरे जरूरी जानकारी भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जबकि दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना होगी। बता दें, इसके पहले 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 10 साल बाद यानी 2021 में सेंसस होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात ये कि इस बार होने जा रही जनगणना में जातिगत आधार पर भी गिनती होगी, जिसकी मांग काफी पहले से उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश लगातार एक्शन मोड में है। सीएम नीतीश ने नवादा में विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं का हाल जाना। रजौली में ऊपर बिजली, नीचे मछली की तर्ज पर लगाए जा रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जायजा भी लिया। सीएम ने फुलवरिया जलाशय को भी निहारा। सीएम नीतीश के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। गुरुवार को नीतीश कुमार मोतिहारी में थे, तो शुक्रवार को सीएम ने नवादा को बड़ी सौगात दे दी। सीएम नीतीश की तस्वीरें खास है। सीएम नीतीश एक बार फिर जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच हैं। नीतीश कुमार जीविका दीदियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। जिन जीविका दीदियों ने सीएम नीतीश कुमार को चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई, सीएम नीतीश आज उन्हीं दीदियों के साथ हैं। सीएम हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं, तो सभी दीदियां भी सीएम नीतीश कुमार का आभार जता रही हैं। सीएम ने यहां 137 जीविका स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 29 लाख का चेक भी दिया। सीएम ने जीविका दीदियों के मेहनत और लगन को सलाम किया। अब ये अद्भुत तस्वीरें हैं फुलवरिया जलाशय की। सीएम नीतीश कुमार फुलवरिया जलाशय को निहार रहे हैं। यहाँ सीएम ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जायजा भी लिया। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अपने आप में तकनीक की मिसाल है। यहाँ से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। रजौली बिहार की तीसरी जगह है जहाँ सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया गया है।
फुलवरिया जलाशय में ऊपर बिजली नीचे मछली की तर्ज पर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। फुलवरिया जलाशय 30 एकड़ में फैला हुआ है और इस जलाशय से आसपास के 90 गांव में जलापूर्ति की जा रही है। सीएम नीतीश ने फुलवरिया जलाशय में 182 फिश केज वाला आधुनिक मत्स्य पालन मॉडल का भी जायजा लिया। नवादा में सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह को भी देखने पहुंचे। सीएम के नवादा दौरे के दौरान जबरदस्त उत्साह भी दिखा। जीविका दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं के चेहरे खिले दिखे तो सीएम नीतीश भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।